कि इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका क्या थी। हम्म। अब आप सोचें, हिंदू महासभा उस समय क्या कर रही थी? 42 के आसपास जब विश्व युद्ध के दौर में भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल दे दिया गया, तो ये बंगाल की सरकार जो थी उसमें वित्त मंत्री थे, फजलुल हक की सरकार थी। कृषक प्रजा पार्टी जो थी उसकी सरकार थी, उसमें ये भी शामिल थे और ये वित्त मंत्री थे। और इन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से, मेरे पास वो पत्र है जो इन्होंने बंगाल के सर जॉन हर्बर्ट को 26 जुलाई 1942 को लिखा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ये कहते हैं, अब मैं उस स्थिति की ओर इशारा करना चाहता हूं जो कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए बड़े आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंगाल में पैदा हो सकती है। युद्ध, अशांति या सुरक्षा पैदा करने की कोशिश हो तो वर्तमान सरकार को उसका पूर्ण विरोध करना चाहिए। सवाल यह है कि बंगाल में इस आंदोलन का मुकाबला कैसे किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार चलाई जानी चाहिए कि तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस के यह आंदोलन जड़ ना जमा पाए। फिर वो आगे कहते हैं, हमें खासकर जिम्मेदार मंत्रियों को जनता से यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि कांग्रेस स्वाधीनता के लिए आंदोलन चला रही है, यह स्वाधीनता पहले से ही जनप्रतिनिधियों के पास मौजूद है। आपातकाल में कुछ क्षेत्रों में इसे सीमित रखना पड़ सकता है। अब ये बंगाल के गवर्नर को पूरा योजना पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस की उस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, है कि अंग्रेजों तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। हाँ। ये कह रहे हैं उस आंदोलन को कैसे कुचला जाए, वो हम बता रहे हैं। गांधी जो है वो कह रहे हैं कि करो या मरो, और ये कह रहे हैं कि इनको मारो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे मारो नहीं तो मर जाओगे, आंदोलनकारियों को मारो, और अंग्रेज गवर्नर के सामने पूरी बता रहे हैं कि कैसे हमें ये करना है। और किसकी सरकार में मंत्री है? हम सारे लोग ये मानते हैं, या खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग मुस्लिम लीग और जिन्ना के बड़े खिलाफ। जो फजलुल हक हैं वो साहब कौन है? फजलुल हक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था, और उस वक्त ये सरकार में थे। अरे साहब 40 की बात मैं कर रहा हूं, 40 में प्रस्ताव पेश किया जिस आदमी ने, उसके साथ ये 43 में सरकार चला रहे हैं। और छोड़िए, बंगाल में इनकी सरकार में मुस्लिम लीग नहीं थी, वो पहले बाहर हो गई थी, जब ये गए तो नहीं थी। लेकिन इसी समय जब ये अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सावरकर अध्यक्ष हैं, तो बंगाल में तो इस तरह चल रहा है। सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, इन दोनों जगह सरकार में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा शामिल है। और छोड़िए, सिंध में जब ये सरकार में शामिल हैं तो वहां पर सिंध में वो वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? हिदायतुल्लाह खान। हिदायतुल्लाह खान के समय सिंध में पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पारित होता है और ये सारे लोग वहां पर सरकार में शामिल होते हैं। तो कुछ भूले होंगे ना श्यामा प्रसाद? नहीं, कुछ नहीं, मतलब आप सरकार से बाहर आ जाइए अगर विरोध में हैं, लेकिन आप हैं, आप पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करने वाले के साथ हैं, आप वहां पर जो सिंध में हो रहा है वहां पर हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है वहां पर भी मुख्यमंत्री थे औरंगजेब खान, और औरंगजेब खान के साथ भी हिंदू महासभा सरकार चला रही है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर आप ये मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चली उससे विकसित हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज आजादी की लड़ाई कहीं चल रही हो और वो उन लोगों के साथ जो लोग खड़े हो जाएंगे, जो उपनिवेश बना रहे हैं उस देश को या बनाए हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? गद्दार कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। पर ये कांग्रेस भी अजब थी, कभी किसी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देशद्रोही नहीं कहा। मंत्रालय में जगह तक दी, मंत्रालय में बाद में जगह दी, उस पर हम लोग अभी आएंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह आप इनको साथ लेके चलना चाहते हैं। और कहीं भी इन्होंने हाँ, सरदार औरंगजेब खान, मैं नाम भूल रहा था इसलिए देख रहा था, सरदार औरंगजेब खान ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में, और वहां पर क्या कहते हैं जो सिंध में, वहां पे हिदायतुल्लाह साहब वो उसके मुख्यमंत्री थे और वहां पर ये सरकार में शामिल थे। तो एक तरफ आप सरकारों में शामिल है मुस्लिम लीग के साथ जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर चुकी है, पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रही है, पाकिस्तान के लिए निगोशिएशन में है, और आप उसके साथ सरकार चला रहे हैं और आप राष्ट्रभक्त हैं, आप इस देश के लिए पता नहीं क्या क्या है। चूंकि आरएसएस के पास या मौजूदा जो बीजेपी है उसके पास किसी तरह के इस तरह के आइकन्स नहीं, उनके सबसे बड़े जो वैचारिक प्रेरणा स्रोत सावरकर हैं, उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा बार माफी मांगी और वो सारी माफीनामे हमारे सामने हैं। आप उनको पढ़िए तो आपको यही समझ में आता है कि किस तरह देश की आजादी की लड़ाई के साथ गद्दारी हुई। जो लड़ाई एक राष्ट्रीय एकता की भावना से चल रही थी, अंग्रेजों की योजना थी कि इसको बांटो और राज करो, सावरकर ने उस पर पूरा रोल अदा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें शामिल थे। आप सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध, अब मैं भूल रहा हूं यहाँ पे बताना जरूरी है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सुभाष बोस की सेना, आजाद हिंद फौज की सेना भारत की ओर बढ़ रही थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी या हिंदू महासभा, सावरकर, आरएसएस के लोग अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए कैंप लगा रहे थे।
और इन्होंने बाद में बड़े खुशी खुशी दावा किया कि 1 लाख हिंदुओं को उन्होंने सेना में भर्ती कराया, अंग्रेजी सेना में। हाँ। मतलब एक तरफ आपके देश के लोग जो हैं वो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ एक महान क्रांतिकारी जो है एक सेना बनाकर अपनी कोशिशें कर रहा है कैसे भी देश को आजादी दिलवा पाए, दूसरी तरफ आप उस फोर्स में लोगों को शामिल करवा रहे हैं जिस फोर्स के खिलाफ महान क्रांतिकारी लोग लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लड़ाई कर रहे हैं, और सुभाष बोस की सेना से ही तो लड़ना था। आजाद हिंद फौज आती तो कौन लड़ता? यही अंग्रेजी सेना लड़ते, यही लोग लड़ते। यानी आप सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सैन्य ताकत अंग्रेजों को दिला रहे थे, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन मोदी जी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में पैरेलल एस्टैब्लिश कर कैसे पाएंगे, क्योंकि नाम तो सुभाष चंद्र बोस का भी लेते हैं और नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। मैंने कहा ना कि वो जो है वो इतिहास जिस तरह से वो पेश करते हैं उसमें तो क्या कहें, मतलब वो इतिहास खुद ही जो है वो आत्महत्या कर ले, मैं ये कहना चाहता हूं। क्योंकि अब मेरे पास देखिए ये मिल गया, मैं खोज रहा था। अब क्या मसला क्या है? सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्या रिश्ते हैं आप सोचिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब हिंदू महासभा में सक्रिय हुए, और बंगाल जो एक सेकुलर पॉलिटिक्स का गढ़ था, खासतौर पर कांग्रेस जिस तरह से सबको साथ लेके चल रही थी, या सुभाष चंद्र बोस तो एक बहुत ही खांटी सेकुलर नेता थे, तो उन्होंने जाके इनको धमकाया, मतलब इधर उधर से नहीं, खुद धमकाया जाके। सुभाष चंद्र बोस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को धमकाया कि ये सब मत करो, यहाँ राजनीति में धर्म का घालमेल, ये गलत कर रहे हो। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अपनी डायरी है, उस डायरी से मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं। उस डायरी का नाम है लीव्स फ्रॉम अ डायरी। ये 1993 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। इसमें मुखर्जी ने खुद लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस, ये वो समय था जब कलकत्ता का म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर ही था, उसको चला रहे थे, और वो आए और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा कि अगर यहाँ हिंदू सभा महासभा को राजनैतिक रूप से, आप धार्मिक जो करना हो करिए, राजनैतिक रूप से खड़ा करने की कोशिश करोगे तो जरूरत पड़ी तो मैं इसे बल प्रयोग से रोकूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, और ये डायरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं इसके जन्म लेने से पहले ही मैं इसको तोड़ दूंगा। बात इतनी नहीं थी कि जाप के सिर्फ धमकाया, उसके बाद इनकी सभा में सुभाष चंद्र बोस के समर्थकों ने पत्थर फेंके, इनका सर फट गया। मतलब कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने इनको पिटवाया। और ये कौन कह रहा है? ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्हीं के एक नेता है बलराज मधोक। इन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ मार्टियर, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसमें लिखा है, उसमें वो लिखते, ये जनसंघ के बड़े नेता रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी के दूरविरोधी। बाद में इन्हें बाहर कर दिया था पार्टी से। तो इसमें लिखते हैं कि मुखर्जी ने मीटिंग बुलाई तो बोस के स्ट्रॉन्ग मैन, जिसका हिंदी में अनुवाद गुंडा ही होगा, बोस के गुंडों ने उन पर पत्थर फेंका जिससे खून बहने लगा, और महासभा कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी कार्रवाई की। यानी सुभाष चंद्र बोस, जिनको ये बहुत मोदी जी प्रशंसा करते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके बीच इतना जबरदस्त वैचारिक संघर्ष था कि वो पत्थरबाजी हो रही थी एक दूसरे के समर्थकों की। इसमें सर एक चीज समझाइए आप, क्योंकि दर्शकों के लिए मुझे लगता है समझना ये जरूरी है कि सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे हैं कि अगर तुमने राजनीति की तो तुमको मैं करने नहीं दूंगा, बलपूर्वक तुमको रोकूंगा। तो ये तो एक अतिरेकी प्रयास सुभाष का दिखता है, लेकिन क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? भाई सुभाष चंद्र बोस का आप अतिरेकी कह लीजिए, जो कह लीजिए, और इस बात को छिपाते नहीं थे कांग्रेस से, इसीलिए उनका मतभेद हुआ था कि वो एक तानाशाही चाहते थे देश में। दर्शकों को सुन के शायद अच्छा ना लगे, लेकिन वो लोकतंत्र पर यकीन नहीं करते थे। और उन्होंने साफ कहा था कि भारत में अधिनायकवाद होना चाहिए, जो स्थिति, और भारत एक सेकुलर समाजवादी देश बनना चाहिए, जो कांग्रेस भी चाहती थी, लेकिन वो लोकतंत्र के जरिए चाहती थी। सुभाष बोस कहते थे नहीं, अधिनायकवाद यहाँ चाहिए, यहाँ कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, यहाँ मतलब कम से कम 10 साल तो उनका सीधा मानना था कि यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। और खुद भी वो सैनिक कपड़े उपड़े पहनकर टोक्यो यूनिवर्सिटी में बाकायदा उन्होंने छात्रों के बीच जो अपने भारत के भविष्य का जो सपना खाका पेश करते हुए भाषण दिया, उनमें साफ कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में एक सेकुलर देश होगा, धर्म सबका व्यक्तिगत मसला होगा, एक समाजवादी देश होगा, हम गरीब अमीर की खाई पूरी तरह खत्म करेंगे। हर चीज पे उन्होंने वहां पर अपने सपनों के भारत के बारे में बताई थी। लेकिन जो सिस्टम होगा वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो डिक्टेटरशिप, वो उस बात को कहते हैं, और इस बात को उन्होंने खुल के कहा, और ये एक बड़ा विवाद भी था, इसीलिए कांग्रेस से बात। लेकिन यहां पर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, सुभाष बोस किस वजह से इनसे नाराज थे, और उसका संदर्भ संबंध आज की राजनीति से भी है, दर्शकों को यह जानना चाहिए। 12 मई 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने झाड़ग्राम में एक भाषण दिया, और हिंदू महासभा क्या कर रही थी इस पर टिप्पणी। वो कहते हैं कि हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासियों और सन्यासिनियों को वोट मांगने के लिए भेज दिया है। त्रिशूल और भगवा वस्त्र देखते ही हिंदू श्रद्धा से सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर और उसे अपवित्र करके हिंदू महासभा राजनीति के मैदान में उतरी। हर हिंदू का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें, इन देशद्रोहियों को राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंकें, इनकी बात ना सुने। यानी
मानते थे कि ये अपवित्र करना है धर्म को। तो आज जो लोग भगवा पहन के मुख्यमंत्री बने हुए हैं या राजनीति में धर्म का इस्तेमाल मंदिर और इस सब का कर रहे हैं, सुभाष बोस के पास एक ही जवाब था कि इनका सर फोड़ दो। आपने जो एक बात कही, ये भाषण 14 मई को छपा आनंद बाजार पत्रिका में, पेज नंबर 7 पे, इसके बहुत से रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस इस तरह के व्यक्ति थे और आप सुभाष चंद्र बोस और मुखर्जी को साथ नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं मोदी जी, तो आप इतिहास के साथ चुनना तो पड़ेगा, या तो आप सुभाष बोस के साथ हो सकते हैं। और मुझे एक चीज और, ये जो आप पढ़ रहे थे हिस्सा, उससे याद आया जब आपने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं थे बल्कि उसको कुंद करने के लिए, उसको कमजोर करने की कोशिशें कर रहे थे, उनको तो गद्दार और देशद्रोही कहा जाना चाहिए। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस सीधा देशद्रोही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देशद्रोहियों को, वो साफ कह रहे हैं कि इन देशद्रोहियों को राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको। अब सोचिए, आप तो अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी मान रहे हैं, मुखर्जी साहब बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, लेकिन सुभाष बोस ऐसे लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं जो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं और सर भी फुड़वा दे रहे हैं। इसमें दर्शकों से एक अपील और है कि सुभाष चंद्र बोस, मुझे लगता है कि उन बहुत कम लोगों में शामिल हैं जिनकी आलोचना बहुत कम होती है और प्रशंसक बहुत सारे हैं, और जिस तरह की वीरता उनकी रही वो प्रशंसा के काबिल ही है। तो सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद, कौन सा राष्ट्रवाद आपको भाता है, आप हमें बताइएगा। जी सर। जी, तो ये स्पष्ट है कि दोनों लोगों के सामने एक भिन्न लक्ष्य थे। ये लोग जैसे इस्लाम के नाम पर वो एक देश बनाना चाहते थे, ये धर्म के नाम पर भारत को, हिंदू चूंकि बहुमत में है तो हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये पुराना सपना था। और जो आरएसएस की पूरी मिलिट्री ड्रिल है, और हमने पिछले दिनों बात भी की थी, उसका एक ही मकसद था, और यही सेना में जो भर्ती कराने का ये सब उद्देश्य था कि जैसे ही अंग्रेज जाने की कोई स्थिति बनेगी, अव्वल तो वो जाएंगे नहीं, इन्हें भरोसा नहीं था, और अगर जाते हैं तो हम सैनिक ताकत से, बल से इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। ये पूरी आरएसएस की थ्योरी थी। सावरकर भी यही मानते थे, और ये इसीलिए जो सैनिक वेशभूषा और ड्रिल और कवायद और ये शाखाएं, इन सब का एकमात्र उद्देश्य ही था, और इस दिशा में वो जा रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की जो दृष्टि थी, जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल बचाने का क्रेडिट दे रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल है अपमान है उन तमाम क्रांतिकारियों का जो भारत छोड़ो आंदोलन में बंगाल में सक्रिय थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन पे डंडे पर सवार रहे थे, और वो लिख रहे हैं कि इनका दमन करना है, योजना बता रहे हैं कैसे करना है। और जो लोग सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में गोली खा रहे थे, उनका भी अपमान है, क्योंकि आप सेना में भर्ती करा रहे थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस की सेना से लड़ना था। इसमें एक सवाल उठता है कि जब मंत्री पद की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कांग्रेस में नहीं थे लेकिन उनको मंत्री बनाया गया, इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी बनाया गया, तो अपमान तो नेहरू ने भी किया। क्या कारण थे? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है इस लिहाज से बहुत ही, इसको सामान्य अर्थों में या राजनीति के जो पुराने दावपेच है